हेलो बच्चों, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और जैसे मैंने आपको बताया था, देयर वाज अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ केमिस्ट्री। सो उसी की बेस के ऊपर हमने केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर तकसीम कर दिया। चूंकि केमिस्ट्री की शाखें बहुत ज्यादा हैं, तो एक पर्सन के लिए इसके ऊपर काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं तो यूं कहूंगा कि इम्पॉसिबल हो जाता है। लिहाजा हमने केमिस्ट्री को क्या किया है, डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर तकसीम कर दिया है। आपके सिलेबस में जो पहली ब्रांच है दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम अगर आप और करें तो फिजिकल का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। जैसे मेरी अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें कि जी मैंने वेस्ट कोट पहना है और शलवार कमीज पहनी है, ये मेरी फिजिकल अपीयरेंस है। सिमिलरली फिजिकल केमिस्ट्री क्या करती है कि वो बिहेवियर ऑफ एटम, किसी एटम का बिहेवियर बताती है। फिर कब बताती है? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे। यानी कि अगर कोई एटम है तो उसको एटॉमिक लेवल पे, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसको मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर उसके बिहेवियर को बताती है कि ये एटम किस तरह से बिहेव करेगा, ये एटम जो है वो रेडियो एक्टिव होगा या नहीं होगा, इसको मेडिसिन में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। यानी कि इस तरह की चीजें जो हैं उसको जो है वो बताया जाता है। ये चीजें आपस में मिलेंगी तो इससे जो नई चीज बनेगी वो किस तरह की होगी। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हैं उसको स्टडी करना फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। इसके अंदर आप क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ थेरीज। ये जो आप डिफरेंट थेरी पढ़ते हैं कि जी फलाने ने ये थेरी पेश कर दी है। थेरीज तो खैर केमिस्ट्री में बहुत कम है। इसमें आप लॉज ही ज्यादातर पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, या आप 10th क्लास में आगे जाएंगे तो आर्हीनियस की थ्योरी पढ़ोगे, फिर इस तरह से ब्राउन-लोरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वो डिफरेंट चीजें हैं। तो वो जो थ्योरीज बनाई जाती है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे बनाई जाती हैं। और इसको किस में बनाया जाता है? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बनाया जाता है। फंडामेंटल फिजिकल लॉज विच गवर्न द कॉज ऑफ वर्ल्ड। यानी कि इसके अंदर आप बेसिक चीजों को पढ़ते हैं, उन बुनियादी असूलों को पढ़ते हैं जिनकी मरहून मन्नत आपकी पूरी दुनिया चल रही है, जिन चीजों से मिलकर बनी है। मसलन मैं कभी भी बात करूंगा ना किसी चीज की कि यार वो बहुत ये व्हाइट बोर्ड है बहुत ज्यादा स्मूथ है, तो इसका मतलब है ये ऐसे एटम से मिलकर बना है जो क्लोजली पैक है। और जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा क्लोजली पैक हुआ करेगी तो वो तकरीबन स्मूथ हुआ करेगी। ठीक है, तो यहां से ये बेसिक प्रिंसिपल है, उसी की बेस के ऊपर आपने एक चीज जो है वो कॉन्सेप्ट बना लिया कि जब भी कोई चीज है वो स्मूथ होगी तो स्मूथ होने के साथ साथ उसके एटम जो है वो क्लोजली पैक होंगे और इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यानी कि एक जैसे जो है ना वो बराबर लेयर बनाया करेंगे तो वो स्मूथ हुआ करेगी। प्रिडिक्ट द रेट ऑफ अ रिएक्शन। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन है वो बहुत तेजी से होता है। मिसाल के तौर पर आप ये एग्जांपल ले लें कि पेट्रोल को जलाना, वो बहुत तेजी से जल जाता है। एक रिएक्शन है बहुत स्लो होता है, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, वो बहुत स्लो लगता है। मतलब उसको महीने, हफ्ते और दिनों के जो है वो टाइम पीरियड चाहिए होता है। सो जो रेट ऑफ रिएक्शन है जो बहुत तेज हो रहे हैं, कुछ रेट ऑफ रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा स्लो हो रहे हैं, उनका भी मुताला कौन बताती है? हमें फिजिकल केमिस्ट्री बताती है। सो प्रिडिक्ट करती है, यानी कि उसके बारे में हमें बता देती है कि रेट ऑफ रिएक्शंस और उसको ऑप्टिमाइज करना कि उस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया कैसे जा सकता है। मैंने इंडस्ट्री लगा ली, ठीक है, और मैं कोई चीज बनाना चाह रहा हूं कि यार मैं ABC कोई भी प्रोडक्ट बना रहा हूं और उसका बनाने का प्रोसेस इतना स्लो हो कि मेरी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो। लोग मुझसे डिमांड करते हैं कि ये चीज बनाओ, लेकिन उसके बनाने का प्रोसेस इतना स्लो हो, तो इतना स्लो होगा तो फिर डेफिनेटली सी बात है कि मुझे वो इंडस्ट्री बंद करना पड़ जाएगी। तो उस रिएक्शन को तेज करना क्या कहलाता है? ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। प्रोडक्ट कंट्रोल करता है, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास बन रही है तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? फिजिकल केमिस्ट्री कंट्रोल करती है। उसके रेट ऑफ रिएक्शन को तेज या कम किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको पहले बताया है, इट इज अ ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री, प्रीवियस लेक्चर में भी बात हो चुकी है, विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑल द एटम। पीरियोडिक टेबल में आपकी बुक के मुताबिक जो है वो 118 एलिमेंट हैं, उनमें से सिर्फ 2 एलिमेंट का जो मुताला है
वो एक अलग ब्रांच बनेगी, लेकिन उसके अलावा 116 एलिमेंट का मुताला किसमें करना है आपने, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है, which deal with the study of the all the atoms या एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन को और हाइड्रोजन को निकाल के तमाम एलिमेंट का मुताला क्या कहलाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यहां से एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और भी आती है जो पेपर में कई दफा रिपीट हो चुकी है, और वो है हाइड्रोकार्बन्स। अब अगर आप इस वर्ड को देखें ना, तो ये इन्हीं दो वर्ड का मजमुआ है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। So the compound which contain carbon and hydrogen are known as हाइड्रोकार्बन। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन भी मौजूद होगी और हाइड्रोजन भी मौजूद होगी, तो इन कंपाउंड्स को आप क्या कहा करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। फिर अब ये जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, बाज दफा इस तरह से भी होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, वो आगे मैंने इनकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, कि जो कार्बन और हाइड्रोजन तो रखते हैं लेकिन इसके बावजूद जो है वो इनऑर्गेनिक है। हमने भी कहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो होगी लेकिन इसके बावजूद वो इनऑर्गेनिक होंगे। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि उनमें जो है वो कोवलेंट बॉन्ड मौजूद नहीं होता, सो इसलिए उनको क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। बाकी प्रॉपर आंसर मैंने इसका आगे लिखा हुआ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज्यादातर डिस्कस किया जाता है कैटालिस्ट के अंदर, फिर पिगमेंट बनाने में, फिर मेडिसिन वगैरह को बनाने में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। कैटालिस्ट होता है वो चीज जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा। फिजिकल केमिस्ट्री कहती है रेट ऑफ रिएक्शन को तेज किया जाए, लेकिन कैटालिस्ट जो है वो बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कैसे किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए जो चीज इस्तेमाल होगी उसको कैटालिस्ट कहते हैं। फिर पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट कोई भी ऐसी चीज है जो कलर देती है, कलरिंग प्रॉपर्टी देती है, उसको पिगमेंट कहते हैं। मेडिसिन का मतलब अदवायात होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर आप मेटल्स को, नॉन मेटल को, मेटल वो चीजें जिनमें से करंट गुजर जाता है, नॉन मेटल वो चीजें जिनमें से करंट नहीं गुजरता, कुछ साल्ट हैं, कुछ एसिड हैं, कुछ बेस हैं। एसिड मतलब तेजाब और बेस का मतलब होता है असास। जिस तरह से आप साबुन है वो आपके पास बेस है, जिससे आप मुंह धोते हैं, तो वो आपके पास असास है। मैंने यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया कुछ। सारे एसिड जो हैं वो इनऑर्गेनिक नहीं है, सारी बेसें हैं वो इनऑर्गेनिक नहीं है, सारे साल्ट हैं जो इनऑर्गेनिक नहीं है। तो इस चीज को भी आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच आती है वो है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का जो लफ्ज है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो जितनी भी केमिस्ट्री जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होगी, उनके जो कंपाउंड होंगे, उनके रिएक्शंस नहीं, उनके कंपाउंड्स जो होंगे उनका मुताला क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मिसाल के तौर पर हमारे मेरे अंदर जितने भी कंपाउंड है, तकरीबन तमाम तर कंपाउंड के अंदर ऑलमोस्ट ऑल द कंपाउंड कंटेन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, जिनको अभी हमने यहां पर क्या कहा था, हाइड्रोकार्बन कहा था। तो कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड होंगे वो ज्यादातर उस वक्त देखा गया कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे वो प्लांट में होंगे, वो एनिमल्स में होंगे, वो बैक्टीरिया में होंगे, वो वायरस में होंगे। तो वो ज्यादातर होते थे कार्बन और हाइड्रोजन पे। तो इसलिए हमने कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो स्टडी होगी उसको आपने क्या कहा करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा करना है। लेकिन बाद में ये डेफिनेशन थोड़ी सी तब्दील हो गई थी। ठीक है, बाद में इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब इसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं इस्तेमाल करते। पहले कहा जाता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कंपाउंड होते हैं उनका मुताला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है, लेकिन इसको चेंज करके कर दिया गया कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से मुराद है कि जो चीज पहले मौजूद है, यानी कि 3 कार्बन है तो उसके साथ चौथा ऐड कर दो, तो वो जो चौथा ऐड किया है वो पहले 3 का डेरिवेटिव है। ये जो मार्कर है इसके ऊपर अगर मैंने कैप लगा दी है, ये वाले मार्कर का डेरिवेटिव ये वाला मार्कर कहलाएगा। बाकी सारा कुछ वही है, सिर्फ क्या हुआ है, एक कैप ऐप ने ऐड कर दी है इसके ऊपर। तो अब जो नया मार्कर ये जो बना है ये पहले वाले का डेरिवेटिव कहलाएगा। अब कार्बोनेट्स हैं, ये क्वेश्चन है कि कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है और कार्बाइड्स है। इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी हाइड्रोजन है
और इसके बावजूद जो है वो इसको ऑर्गेनिक नहीं कहा जाता, बल्कि इसको क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक। उसकी क्या रीजन है? पहली तो बात है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, पहली रीजन। दूसरी रीजन है कि कार्बन और हाइड्रोजन का ये वही मैंने आगे कि कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता। दूसरी है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या होते हैं कि ये जो चीजें थी, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कार्बाइड्स वगैरह, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं आते थे। इनकी प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसी नहीं है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे नहीं है, इनके रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे नहीं है। तो इसलिए इनको हमने, ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, और भी हैं मजीद लेकिन मैंने यहाँ पे तीन लिखे हैं, इनको ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं किया जाता है, इनको हमेशा इनऑर्गेनिक में देखा जाएगा। जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इनके ज्यादा होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है, इनका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इनका डिफरेंट है, इनके रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट है। ये कंबस्टाइल होते भी हैं, कई होते हैं जो कई हैं जो कंबस्टाइल नहीं है। तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होगी। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन हाइड्रोकार्बन्स की, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की कंपोजिशन से मुराद है कि वो बने किस किस चीज से हैं। कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन भी आ सकता है, नाइट्रोजन भी आ सकता है, सल्फर भी आ जाता है बाज दफा। तो क्या क्या एटम उसमें मौजूद है, उनको बनाया कैसे जा सकता है, सिंथेसिस का मतलब है बनाएंगे कैसे, प्रॉपर्टीज, उनकी खुसूसियात क्या क्या है, आया वो पीने से आपको नशा होगा, या उनको आग लग सकती है या उनको आग नहीं लग सकती, क्या बैक्टीरिया उसको खराब कर सकते हैं, धूप उसको खराब कर सकती है या नहीं, ये उनकी प्रॉपर्टी है। और रिएक्शंस कि एक चीज के अंदर दूसरी चीज को ऐड करके नई चीज में क्या क्या तब्दीलियां आएंगी, या वो चीज किस तरह से रिएक्ट करेगी। अगर एक तेजाब है, वो ऑर्गेनिक है कोई, तो वो मेरे हाथ पर गिर गया, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, आया वो मेरे बालों को खराब कर देगा, मेरी स्किन को खराब करेगा, या कुछ भी नहीं करेगा, या सिर्फ बैक्टीरिया को ऊपर से मार देगा। तो ये होते हैं उनके रिएक्शंस। नेक्स्ट है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंट का मतलब है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं वो हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं। मसलन मैं रूम में खड़ा हूं, तो इसके ऊपर छत है, इसके गिर्द चेयर्स हैं, फैन है, व्हाइट बोर्ड है, ये सारे मिलके मेरा इस कमरे का इन्वायरमेंट बना रहे हैं। सो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या कहती है कि वो कहती है कि इसके अंदर इन्वायरमेंट को जो है ना आपने डिस्कस करना है, इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीजें खराब कर रही हैं इन्वायरमेंट को, क्या क्या चीजें इन्वायरमेंट के जो है वो खराब किया है, कितना कर दिया है, क्यों कर रही हैं, वो चीजें आ कहां से रही हैं। मिसाल के तौर पर अभी यही कमरा है, इसके अंदर मैं मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता हूँ, मोटरसाइकिल से धुआं निकलेगा, वो धुआं जो है वो मेरे इन्वायरमेंट को खराब करेगा, मुसलसल अगर निकलता रहे। अगर मैं वहां पर बैठा हूं तो मेरे लंग्स का भी इशू बना देगा, ठीक है, वहां पर भी बीमारियां पैदा करेगा। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आप वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन के जानवरों के ऊपर उसका क्या इफेक्ट है, या फॉर एग्जांपल कोई धुआं है वो मेरी बॉडी को तो इफेक्ट करेगा। सिमिलरली जो है कोई बैक्टीरिया है वो इन्वायरमेंट को किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, ऐसे भी हजारों जानवर हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे, तो वो किस तरह से इफेक्ट होंगे। फिर उनका इन्वायरमेंट के, अर्थ के इन्वायरमेंट, यहां पर एक और बात है कि अर्थ के इन्वायरमेंट को भी हमने डिस्कस किया है, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री सिर्फ अर्थ के इन्वायरमेंट को डिस्कस करेगी। इम्पॉसिबल टू मेजर द ह्यूमन इफेक्ट, हमारे लिए ये इतना मुश्किल है या नामुमकिन है कि इंसान ने हमारे इन्वायरमेंट को इतना पॉल्यूट किया है, हमने इतना खराब कर दिया इस इन्वायरमेंट को कि उसके जो इफेक्ट हैं वो आप शुमार ही नहीं कर सकते, उनको गिन ही नहीं सकते कि इतना हमने तरीकों से इन्वायरमेंट को गंदा किया है। सिमिलरली अब वो इन्वायरमेंट में आपके पास उसकी क्या क्या वजह है, किन किन चीजों से वो इफेक्ट हो रहा है, उसका हल क्या है कि जो चीजें खराब हो चुकी हैं उनको अब किस तरह से ठीक किया जा सकता है। आपने एक स्कीम सुनी होगी कि जी दरख्तों को ज्यादा लगाओ, क्योंकि दरख्त जो है वो आपकी गैसेस को रिसाइकल करते हैं। सो अब वो जो आपने बात सुनी है वो इसका सोल्यूशन है असल में कि इन्वायरमेंट के इफेक्ट को आपने कैसे ठीक करना है ऑन द इन्वायरमेंट। अब वो हमारे पास जो है वो सॉइल हो सकती है, हमारी जमीन हो सकती है, वो हमारी हवा को मुतासिर कर सकते हैं, और वो हमारे वाटर को जो है वो कंटामिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वाटर भी हमारे इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है। यानी कि हवा, जमीन और पानी,
इन तीनों को जो है वो पलूट करेगा, कोई भी सोर्स से आ जाए, कोई भी चीज आ जाए, अगर इनको खराब करेगी तो अब मैं उसको अगर स्टडी कर रहा हूं तो उस स्टडी को क्या कहेंगे? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहेंगे। नाउ जो हमारे पास आती है दैट इज द एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी देता चलो यहाँ पर कि आपने एक ड्रामा या एक सीरीज देखी है CID, उसमें डॉक्टर सालुके का एक शख्स किरदार जो है वो अदा कर रहा है। वो क्या करता है, उसके पास कोई डेड बॉडी आती है तो उस डेड बॉडी से सैंपल लेता है। सैंपल लेने के बाद वो कहता है कि जिसको जहर दिया गया, और फिर वो बताता है कि ये वाला जहर दिया गया, हालांकि उसको नहीं पता होता, वो टेस्ट करता है लैब में। फिर उसके बाद वो बताता है कि उसको इतनी मिकदार के अंदर वो जहर दिया गया। ये जो बॉडी से उसने जहर को निकाला, सेपरेट किया, फिर उसको पहचाना कि वो कौन सा जहर है, और फिर ये भी बताया कि वो कितनी मिकदार में उसको दिया गया है। इस सारे का जो मुतालिया है वो हमारे पास क्या कहलाता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। तो चलिए पढ़ते हैं जी। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, पहचानना, मेजर द कंसंट्रेशन, कि उसकी मिकदार को भी पहचानना कि उसकी मिकदार कितनी दी गई है ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी चीज की, और पॉल्यूटेंट, या वो कोई पॉल्यूटेंट भी हो सकता है जो उसको नुकसान दे रहा है। वो एनवायरनमेंट में भी अगर पॉल्यूटेंट की मिकदार मालूम करनी है आपने, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ hazardous material or the pollutant in environment, measure the concentration in environment, environment में concentration को measure करती है तो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। लेकिन अगर इफेक्ट को मेजर करती है तो वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और आगे हम जब सेल्फ असेसमेंट करेंगे सॉल्व, या इसके पॉसिबल क्वेश्चन MCQ सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी ये क्वेश्चन रिपीट होगा। फिर पॉल्यूटेंट की मैंने एडिशनल डेफिनेशन लिख दी है, एनी सब्सटेंस या एनीथिंग दैट कॉज द पोल्यूशन, कोई भी चीज जो आलूदगी करती है उसको क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब ये जो एनालिसिस है, चूंकि मैंने दो टर्म इस्तेमाल किए हैं, आइडेंटिफाई करता है और मेजर करता है मिकदार को। इसके लिए फिर केमिस्ट्री में दो टर्म इस्तेमाल होती हैं, एक को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक को क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटी, हम कहते हैं ना कि यार इस चीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, यानी कि वो चीज के अंदर जिस चीज से वो मिलकर बनी हुई है वो चीज अच्छी नहीं है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, चीज को पहचानते हो, उसकी शनाख्त करते हो, तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस। और अगर आप उस चीज की मिकदार, क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार, तो क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी से क्वांटिटेटिव निकला हुआ है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या करता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करता है कि वो चीज कितनी मिकदार में पाई जाती है। अब इसको मेजर करने के लिए जाहिर है कि एक एनवायरनमेंट है, उसमें अगर पोल्यूशन को मेजर करें तो पोल्यूशन तो बहुत थोड़ी भी हो सकती है। उसके लिए बहुत ही एडवांस आपको क्या चाहिए होते हैं? ऑपरेटर्स चाहिए, और उनको आप कहते हैं मॉडर्न, यानी कि जदीद, सोफिस्टिकेटेड। ये बहुत ही पायदार भी होते हैं, बहुत ही आप ये कह लो एक्यूरेट रिजल्ट देने वाले हैं, और बहुत ही उम्दा किस्म के जो है वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आलात का इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर आप जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री या एनालिटिकल अप्रोच को टच करते हैं इन इंस्ट्रूमेंट की बेस पर। नेक्स्ट है हमारे पास जी बायोकेमिस्ट्री। बायो का अगर आप वर्ड देखें ना तो बायो अलग है और केमिस्ट्री अलग है। बायो का मतलब वही है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ऑल द रिएक्शंस विच टेक प्लेस, अब मैं रिएक्शंस की बात कर रहा हूं, मैं कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहा। जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उन्हें कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनकी स्टडी को। लेकिन उनके जो रिएक्शन होंगे उनको आप क्या कहेंगे? बायो केमिस्ट्री कहा करेंगे। रिएक्शन इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकते हैं? प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं। प्लांट हमने बचपन से पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि अपनी खुराक को तैयार करते हैं। रेस्पिरेशन के जरिए आप और मैं जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं। हम खाना खाते हैं, ठीक है, बड़ा टेस्टी होता है और बड़ा बॉडी के अंदर जब एंटर होता है और बॉडी को जब एलिमिनेट करता है वो फीसिस की फॉर्म में, फुजले की सूरत में जब वो खारिज होता है, तो दोनों की कंपोजिशन में डिफरेंस है। ये बॉडी में एंटर होकर एलिमिनेट होने में जो जो रिएक्शन टेक प्लेस हुए हैं
उनका मुताला क्या कहलाएगा? बायो केमिस्ट्री कहलाएगा। इसका स्कोप भी है कि हम रियल लाइफ एप्लीकेशन में कहां पर देखते हैं, तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो फूड साइंस में है और एग्रीकल्चर के अंदर इसकी जो है वो एप्लीकेशन है। अब मैं थोड़ा सा जो है वो साइड पर हो जाता हूं ताकि आप जो है वो स्क्रीन शूट ले लें और उसके बाद जो फर्दर ब्रांचेस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं।